जय दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। ये FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज और आज आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम आज की चर्चा। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के बजट के बारे में। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान श्री प्रहलाद जी शर्मा साहब, जो कि आप एक CA भी हैं और अध्यक्ष हैं हमारे डूंगरपुर टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन के। और साथ में आप सागवाड़ा से हैं श्री एडवोकेट ललित जी पंचाल साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं RTC यानी राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन के। और टैक्स बार एक नया जो निर्माण किया गया उदयपुर डिवीजन का, उनके आप कबीर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचाल साहब आपका। और शर्मा जी, बजट की बात करूं तो मैं चंद लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। कश्ती चलाने वालों ने जब हार की दी पतवार हमें, कश्ती चलाने वालों ने जब हार की दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मजदार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, कुल बजट 6,10,956 करोड़ का है। उसमें ये जो बजट है लास्ट वर्ष के बनिस्पति तीसरा बजट था बीजेपी का, 52,360 करोड़ बड़ा है। राजकीय कोष जो घाटा है वो है 79,492। 1,19,408 करोड़ का कृषि बजट है। 74,312 का जेंडर बजट है। 51,138 का चाइल्ड बजट है। और ग्रीन का या एनवायरनमेंट का कहें तो दैट इज 33,475 करोड़। ठीक ठाक लग रहा है। आपका क्या क्या कहना है? कुछ चीजें हालांकि नहीं दिख रही है, फिर भी शर्मा जी सर आपका क्या कहना है? मोटे रूप से ये एक राजस्थान में कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देने के ऊपर जोर दिया गया इस बजट में जी। कोई पॉपुलिस्ट मेजर जो हैं वो शॉर्ट टर्म ना होकर के और लॉन्ग टर्म के लिए ये बजट ज़्यादा ठीक रहेगा जी। सर बिल्कुल, मैं जो इसको अगर रिव्यू करूं तो 2025-26 से इसकी तुलना करेंगे तो 26-27 का जो करेंगे तो ओवरऑल उन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट करने का प्रोविजन किया है, जैसे लास्ट टाइम 25-26 में 2,85,533 करोड़ था, जो इस बार उन्होंने बढ़ाकर 3,25,740 करोड़ किया है। और डेफिसिट कम करने की बात की है। हालांकि इस बार के बजट में यह है जरूर है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे ध्यान देने के लिए बजट उसको ज़्यादा एलोकेट किया है। पर फिर भी, क्योंकि वैसे तो अगर हम लोगों के लिए माना जाए तो बजट हमेशा एक उम्मीद लेके आता है कि क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है जी। अब उस बजट से देखें तो हालांकि ये बजट उस परिप्रेक्ष्य में रहे ही नहीं, क्योंकि जो वेट था पहले वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। GST जो है वो नए दौर में चली गई है। GST काउंसिल के पास चले गए हैं डिसीजन, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग से चलते हैं। FM जो होते हैं उसके हेड होते हैं जी। तो उस दृष्टिकोण से अगर कहें तो वो बजट का एक जो रहता था, उत्सुकता रहती थी लोगों में, वो थोड़ी सी खत्म इस वजह से हुई है। बाकी ओवरऑल बजट अपन देखें तो उन्होंने बैलेंस बजट देने की कोशिश की है, जो इतना ज्यादा न तो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। और ठीक है, आलोचना तो हर जगह होती है, पर इतनी ज्यादा आलोचना भी अपन अब नहीं कर सकते जी। बिल्कुल। केंद्र का जो बजट भी थोड़े दिन पहले ही आया था, और इसकी कुछ छाया आपको दिखती है? कुछ लगता है कि उससे भी कुछ हासिल हुआ हो केंद्र के बजट से? बिल्कुल उसी लाइन पर ही है बजट ये भी जी। जो केंद्र का बजट था वो भी गवर्नमेंट ने फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ दिया, और इस बजट में भी ज़्यादा फोकस और ज़्यादा बजट एलोकेशन उन्हीं सुविधाओं पर है जी। पंचाल साहब, आपसे क्योंकि टैक्सेशन में आपकी है तो कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, मैंने जहाँ तक स्टडी किया, आपने भी किया होगा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से हमारे श्रोताओं को बताइए। सर देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि GST अगर अपन देखें तो उन्होंने इस बजट के अपने स्पीच में GST का जिक्र जरूर किया है जी। 2-3 पैरा उसके बजट भाषण के अपन देखें तो उन्होंने GST को लेके GST 2.0 की बातों का यहाँ जिक्र किया, क्योंकि उनके पास GST में जिक्र करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं FM मैडम के पास। तो इसमें उन्होंने जो 22 सितंबर 2025 को जो मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उनके स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान, और 22 सितंबर से जो लागू हुआ था उनका जरूर जिक्र किया उन्होंने कि इसमें जो चीज़ें सस्ती हुई, जो बेनिफिट मिले, उस बेनिफिट को हम एंड तक पहुंचाने की कोशिश, यहाँ एक कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर वेट का जिक्र करें तो वेट में अब कुछ प्रोडक्ट बचे नहीं हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें CNG पेट्रोल डीजल आ गया, और ये हमारे डिस्टिलरी के हैं।
तो वेट में उन्होंने जो पुरानी डिमांडें चल रही हैं, जो अब भी डिस्प्यूटेड है 1 करोड़ तक की हैं, उसमें उन्होंने ज़रूर एमनेस्टी स्कीम कर दी है। वेट में 50 लाख तक 1 करोड़ में 50% तक उन्होंने माफ़ करने का और ब्याज और पेनल्टी माफ़ करने का उन्होंने एमनेस्टी लाए हैं। बाकी कोई विशेष कर प्रस्ताव के हिसाब से इसका मैं मायने नहीं रखता हूँ, कि मायने नहीं मानता हूँ कि इस बजट में कोई उन्होंने कर प्रस्ताव की ओर विशेष जरूर ध्यान दिया होगा। एक सबसे बड़ा ज्वलंत इश्यू साहब जो मैंने मेरे पत्र के माध्यम से डीएलसी रेट्स को लेके, जो लैंड की और कंस्ट्रक्शन की रेट हैं, तो मैंने बजट से पहले पत्र भी लिखा था एफएम मैडम को, जिसमें यहाँ थोड़ी सी इम्पैरिटी है। इम्पैरिटी इसलिए है कि हो सकता है सिटी में वो कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फीट 1800 रुपया हो जी, आज भी गांव में 1200 रुपया चल रहा है कंस्ट्रक्शन का रेट। अपने जैसे अगर डूंगरपुर हेडक्वार्टर को देखूं या सागवाड़ा को देखूं या टाउन लेवल पे देखूं तो 1400, 1500 में, 1300 में कंस्ट्रक्शन हो जाता है। अब इससे क्या है, दो तरह से चीजें हो रही थी। एक तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, और जगह जगह कई लोकेशन ऐसी हैं जहां जमीन की कीमत डीएलसी जो गवर्नमेंट की रेट है वो ज्यादा है और वास्तविक में कम बिक रही है जी। तो उस केस में उस क्लाइंट को इनकम टैक्स की भी मार झेलनी है और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का टैक्स भी ज्यादा देना है। तो मैंने ये जरूर आवाज उठाई थी, पर उस पर कोई ज्यादा सुनवाई नहीं हुई। 2 राहत उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में जरूर दी है कि एक जो लोन के वक्त स्टैम्प ड्यूटी लगती थी 0.25%, उसको कम करके 0.125 कर दिया है। एक पिछले 3-4 महीनों से इन्होंने एक बहुत रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स राजस्थान सरकार ने तलाश कर लिया है कि जितने लोन होते हैं उस पर 1% उनका रजिस्ट्रेशन फीस था जी। मतलब मैं इसको आपको सरल भाषा में ये मानूं कि जैसे मैंने 50 लाख का लोन का आवेदन अगर किया है तो मुझे उसका रजिस्टर्ड मॉर्गेज, चाहे मैं बैंक से लूं, चाहे किसी एनबीएफसी लूं या किसी और प्राइवेट वित्तीय संस्थान से लूं, तो मुझे वो लोन लेते वक्त अगर मैं प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता हूं तो उसकी वैल्यू, मतलब जो लोन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका रजिस्ट्रेशन, उस डॉक्यूमेंट का जो मैं मॉर्गेज रखूंगा उसका कराना होता है जी। ये अभी शुरू किया है 3 महीने से ही, और उसमें ड्यूटी थी, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस थी वो 1% थी जो कि बहुत ज्यादा थी। मतलब 50 लाख का लोन है तो 50,000 मुझे सरकार को स्टैम्प ड्यूटी प्लस उस पर सेस और दूसरे छोटे मोटे खर्च होते हैं। तो वो उन्होंने जरूर घटा के 0.5 कर दिया है। हालांकि वो अभी भी मेरे हिसाब से ज्यादा है, पर फिर भी स्वागत योग्य है, ऐसा डिसीजन मैं मानता हूं। और फिर भी कंस्ट्रक्शन की रेट और डीएलसी दर, मैं आपके इस रेडियो के माध्यम से जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जी, उनको मैं जरूर अपील करना चाहूंगा, क्योंकि जिस एरिया की डीएलसी रेट डिसाइड होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला कलेक्टर और उस जनप्रतिनिधि जो होते हुए चुने हुए हमारे एमएलए एमपी वो उसको देखते हैं। तो जरूर उनको रिव्यू करनी चाहिए, पब्लिक ओपिनियन लेनी चाहिए कि कौन से एरिया में क्या रेट में चल रहा है। अगर किसी एरिया में मार्केट रेट 1000 रुपया है और आप डीएलसी 1000 रुपया ले रहे हो, मुझे कोई इशू नहीं है। पर जहां मार्केट में 1000 चल रहा है और वो डीएलसी आपकी 2200 चल रही है, तो वो बहुत बड़ी एक असहज होने की स्थिति है, क्योंकि वो 1200 रुपया ज्यादा लग गया तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा देनी है, प्लस 1200 अगर उसको परचेजर है तो उसको कैपिटल गेन, सॉरी सेलर है तो उसको कैपिटल गेन देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2200 की वैल्यू पे, और परचेजर है तो उसको टैक्स देना है, उसकी जो इनकम है वो डिम्ड इनकम मान ली जाएगी कि आपको 2200 की चीज 1000 में मिल गई तो 1200 रुपया तो वो उसकी इनकम में चला जाएगा। तो दोनों और उसको मार पड़ रही है सब तरह से, तो इसको सरकार को जरूर देखना चाहिए जी। आपका अनुभव क्या कहता है इस बात पे? हाँ बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ जी। क्योंकि ये एक ऐसा एनोमली है जो सेलर के हाथ में नहीं है जी। और इसमें एक स्टेप में और आगे जाऊंगा, वहाँ तकलीफ आ जाती है कई बार। सब रजिस्ट्रार की ऑडिट जब आती है तब वो डीएलसी दोबारा बढ़ा देता है। अब वो सेल जो बायर है वो तो रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देता है जी। सेलर के एंड पे ये चीज़ें उसको पता ही नहीं लगती, वो रिटर्न फाइल कर चुका होता है, फिर इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं कि आपकी जो डीएलसी वो बढ़ चुकी है, आप एडिशनल टैक्स और पे करो। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। ये शुरुआत में जैसे कि सर ने बताया कि टैक्स की कोई लाइन दिख ही नहीं रही है, और उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ हो सकता था, किसमें टैक्स कम कर सकते थे, या जैसे कि अभी राइजिंग राजस्थान की बात चल रही है, सरकार की स्ट्रक्चर तो अभी ऐसा हो गया कि जीएसटी का, जहाँ तक अभी जीएसटी रेजिम ही चल रहा है पूरे भारत में, तो जीएसटी काउंसिल जो बना रखी है वही डिसाइड करती है कि टैक्स किस कमोडिटी की क्या होगी, या उसमें अगर कोई दूसरे प्रपोजल भी कंसिडर करने हैं तो वो काउंसिल ही डिसाइड करती है। अब इंडिविजुअल स्टेट का मैटर नहीं रहा।
सर अभी जैसे सितंबर में शायद चेंज हुआ टैरिफ जो भी था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, साथ ही साथ अभी यूरोपियन का जो हुआ था उसमें समझौता हुआ तो व्हीकल्स और उसमें आई थिंक 0 तक चला गया है। तो आपको क्या लगता है, आपके अनुभव के हिसाब से आपका काम बढ़ा है या कम हो गया इन तमाम चीज़ों से? सर देखो, हमारे काम के तो न तो बढ़ा है न कम हुआ है। गवर्नमेंट ने ये जरूर है कि कुछ दुविधाएं जरूर डाल दी हैं, कुछ जटिल प्रोसेस जरूर कर दिए हैं। अब आपकी बातों दोनों को मैं सेपरेट करूंगा। पहले से तो जो आपने कहा यूएसए की टैरिफ वगैरह, वो टैरिफ तो इंपोर्ट पे है और यहाँ से जो एक्सपोर्ट करेंगे उसकी सारा डायलॉग है। और जो व्हीकल पे लगा तो वहां से जो बड़ी बड़ी कारें और जो आनी है उस पे उन्होंने 0 किया, तो वहां का माल उनको यहाँ फेंकना है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इतना कोई ज्यादा, हाँ ये जरूर है कि जिनको महंगी कारों का शौक है और जिनको लगता था कि भाई नहीं इसमें कुछ मिले तो उनको जरूर राहत मिल सकती है और विदेशी लोगों को इंडिया का एक मार्केट मिलेगा, ओपन होगा। और ग्लोबल इकोनॉमी है तो स्वागत है, इसका कोई दिक्कत नहीं है जी। और जहां तक आपने जैसे कहा जीएसटी में, जैसे सर ने, प्रहलाद जी ने बहुत अच्छे से बता दिया कि जीएसटी अब राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है। पर व्हीकल के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में आपने पूछा तो जीएसटी 2.0 जो था, जो 22 सितंबर 2025 को लागू हुआ था, इन्होंने उसको 2.0 तो कहा है पर वैसे तो सारी चीजों पे नोटिफाइड ही की है। मेजर जो आप कह रहे हो गाड़ियों पे, तो मैं बिल्कुल ऑटोमोबाइल और उनपे जो बाइसाइकिल 12% पे थी वो 5% पे आ गई। और जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं और प्राइवेट व्हीकल हैं जिसमें कार वगैरह सब आ गई, ट्रक वगैरह, जो 28 में थी वो 18% में आ गई। तो 10% की बहुत बड़ी राहत व्हीकल्स में तो बहुत जबरदस्त मिली है। उसके अलावा भी कई फूड प्रोडक्ट थे। एक्चुअल में मेजर जो पहले रेट चलती थी सर वो 5, 12, 18, 28 जी। और गोल्ड और सिल्वर में 3% थी। तो अब उन्होंने मेजर रेट 3 ही कर दी है, 5, 18 और 40 जी। तो 28% में जो अब आइटम जो थे वो 40 में टोबैको वगैरह उन्होंने ले लिए हैं। बाकी मेजर जो 28% में आइटम थे वो 18 में कर दिए। तो काफी चीजों में राहत हो गई है। जो 12% में जैसे कुछ घर की यूज करने की चीजें हैं, जैसे शैम्पू है, साबुन है जी, कोई परफ्यूम वगैरह महंगे हैं, कोई और टॉयलेटरीज के सामान हैं, दूसरी कोई जनरल गुड्स थी, चिप्स वगैरह थी, कुछ मिठाइयाँ थी, तो वो सब घटा के उन्होंने 5 में कर दिया है। और कुछ चीजें जो 5 में थी उसमें जैसे स्टेशनरी के कुछ आइटम थे, कुछ खाने के आइटम थे जिसमें दूध वगैरह जो टेट्रा पैकिंग में आता है उस तरह का है, पनीर वगैरह है, पराठा था, खाकरे थे, ये सब चीजें उन्होंने 5 से लेके 0 में कर दी है। तो नेचुरल है कि एक आम उपभोक्ता का इससे राहत तो है। अब इसमें ये बात जब थी तब हमने भी समाचार पत्रों के माध्यम से और हमारे टैक्स बार एसोसिएशन के माध्यम से आवाज उठाई थी कि जो अंतिम सिरे पर उपभोक्ता है उस पर ये फायदा पहुंचे तो ये सरकार का प्रयास सफल होगा। और कई चीजों में नहीं पहुंचता हुआ दिखता है। और उसका एक उदाहरण दूं मैं आपको, हेल्थ इंश्योरेंस में जी। हेल्थ इंश्योरेंस में सीधा 18% से उन्होंने 0 कर दिया, बहुत बड़ी राहत दी। और टर्म इंश्योरेंस में 18% से 0 कर दिया। अब टर्म इंश्योरेंस में तो क्या पॉलिसी सीधी दिख रही है, पर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो होती है उसमें एनुअल प्रीमियम एक बार होती है, फिर अगले साल वापस देना है। तो पॉलिसी 1 साल की होती है, रिन्यूअल चलती रहती है जी। तो कई इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने ओवरहेड्स हमारे हैं यूं बहाना करके जो 18% का बेनिफिट मिलता था वो नहीं दिया, या तो 2-3% दिया, या 0% दिया, 5% दिया जी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी सी इसमें मॉनिटरिंग की आवश्यकता है जी। एक और शब्द उद्योग को लेकर, अभी आप बात कर रहे थे शुरुआत में एमएसएमई को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बजट को लेकर? एमएसएमई सेक्टर में एक तो इन्होंने थोड़ा दायरा बढ़ाया है, अभी इंडस्ट्री के साथ में सर्विस सेक्टर को भी शामिल कर दिया है। एक इन्होंने अभी सभी संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी जो छोटे उद्योग और माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनके लिए बजट का अलग प्रावधान किया है। तो ये स्पेशली जो छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं जिनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो उनको एक फैसिलिटी सेंटर मिल जाएगा जहां वो उनको रेडी टू यूज़ सारी फैसिलिटी मिलेगी। वहां जाकर के वो अपना काम कर सकते हैं और रेंट बेसिस पर ये फैसिलिटीज सारी मिलती है उनको। एक राजस्थान ODOP पॉलिसी है, उसके लिए भी इन्होंने अलग से 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉलिसीज है। तो इसमें मार्जिन मनी के लिए 15 करोड़ रुपए अलग से उन्होंने दिया है। बाकी ऐसा कोई मेजर उन्होंने ऐसा थ्रस्ट नहीं है उस सेक्टर पे कि जिससे कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कोई उन्होंने किया।
इसी चीज़ को लेके पहले मैं लोकल हमारे जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो इलाका है उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। खास करके हमारे डूंगरपुर में जो हाईवे जैसा मेरा गांव बिछीवाड़ा है, वहाँ पे जो आइडियल इंडस्ट्री के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, पानी, रेलवे, अहमदाबाद दिल्ली रोड, तमाम चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी मैं कुछ साल से बॉम्बे में था, उसके बाद यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि ले दे के 2-4 चीज़ें ही हैं, सॉफ्टस्टोन, मार्बल, और बाकी आप जैसे पालघर या थाने MIDC में या GIDC में जाएंगे तो छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेगी। मोजे बनाने का है, स्टेशनरी के सामान बनाने का है। यहाँ पे ये अभी तक कुछ बदलाव हुआ नहीं है, और यहाँ पे शायद राइजिंग राजस्थान के लिए क्या कुछ सरकार ने किया उसके बारे में आप? सर देखो, राइजिंग राजस्थान नो डाउट बहुत अच्छा मूवमेंट है जी, पर अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आप बात करते हैं, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो एक्चुअल में राइजिंग राजस्थान के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टर तो इनवाइट किए, पॉलिसीज भी बनाई जो अच्छे इंडस्ट्रियल पार्क हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप जिस तरह से एग्जांपल दे रहे हैं, तो जयपुर में जो है इंडस्ट्रियल पार्क है, APIP वगैरह, तो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज वो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के वजह देना। अब अपना जो इलाका है डूंगरपुर इलाका, नो डाउट रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, और आपने जैसे बिछीवाड़ा की बात निकाली तो सारे आपने बताया कि वहाँ पे बेसिक जो लॉजिस्टिक है वो भी अवेलेबल है, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो भावना है उसके अनुरूप काम मेरे ख्याल से धरातल पर नहीं हो रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं लेकुना इम्प्लीमेंटेशन का है कि पॉलिसीज तो बन जाती हैं पर उसका जमीनी स्तर पर उसको कैसे लागू किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। अब मैं यहाँ की इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। लेबर हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है, कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें इतना टेक्निकल लेबर को क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए जो यहाँ पे लग सकती हैं, पर उसके पीछे जो प्रयास होने चाहिए उन प्रयासों में ज़रूर कमी है, और मैं मानता हूं कि उसमें स्थानीय जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको एक पहल करनी चाहिए कि कुछ इंडस्ट्रीज को वो टारगेट करें और उन इंडस्ट्रीज को यहाँ बढ़ावा दें। जी, हमारे यहाँ पे सर ले दे के एक ही मिल थी, वो राजस्थान सिंटेक्स करके, और उसके बाद फिर हमने देखा कि कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे दिख नहीं रही। दूसरा, सॉफ्टस्टोन की जो चीज़ें, जो भी टाइल्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तमाम चीज़ें राजस्थान से जाती है, या तो ब्यावर से या फिर हमारे आसपास से। तो आपको नहीं लगता है कि वो जो हिम्मतनगर में आज आप देखें तो कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज है सैनिटरी और इन तमाम टाइल्स को लेके, तो यहाँ पे आपके अनुभव को लेके क्या कुछ किया जा सकता है इंडस्ट्री को लेकर? हालांकि इस बजट में ऐसा कुछ डूंगरपुर या बांसवाड़ा के लिए कुछ है नहीं कि भाई ये चीज़ें मिलेंगी या टैक्स माफ होगा TSP को लेकर, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे बड़ा लेकुना हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसी को लेकर के है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब साहब ने जैसा बताया कि रिसोर्सेज बहुत हैं, तो माइनिंग रिसोर्सेज यहाँ काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से ये इनके नए आवंटन को लेकर के विवाद ही रहा है। तो उस वजह से उस क्षेत्र में कोई भी ना तो उद्यम आ पाया और ना ये माइनिंग एक्टिविटी को बढ़ावा मिल पाया। तो वो पूरा एक जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो अनटैप्ड है जी। अगर गवर्नमेंट उस तरफ कोई पॉलिसी अच्छी बनाएगी तो काफ़ी स्कोप है उसको लेकर के यहाँ जी। पंकज साहब, वेट के बारे में बात करूँगा। लोगों को लग रहा था कि शायद वेट जो भी करेंगे उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल में रेट्स में, क्योंकि हमारे आसपास गुजरात MP हमसे काफ़ी कम है, रतनपुर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको बिल्कुल कम रेट में मिलेगा। तो और किन चीज़ों में वेट करके संतुलन किया जा सकता है? वेट सर जो पेट्रोल डीजल का है वो निश्चित तौर पर राजस्थान का जो है वो आसपास की जो स्टेट है हमारा उससे थोड़ा हाई है, और उसी वजह से जितने बॉर्डर एरिया में राजस्थान के जो पंप है वो लगभग बंद ही हो गए, क्योंकि उनकी सेल में पेट्रोल में लगभग मेरे ख्याल से 8-9 रुपया 10 रुपए का फर्क आता है, और डीजल में भी काफी बड़ा फर्क है 3-4 रुपए का। तो अब वेट ड्यूटीज जो है, अब राजस्थान गवर्नमेंट इसको मेरे ख्याल से इसलिए नहीं सुनना चाहती है क्योंकि इसका प्रभाव केवल बॉर्डर वालों पे ही है, और राजस्थान का भी एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है वेट की इनकम जो पेट्रोल डीजल पे लगी हुई है। तो जरूर अगर सरकार इस पे ध्यान दे, बीच में हालांकि 2% उन्होंने कम की थी पर वो भी इतनी बड़ी राहत नहीं है, और कम होने की इसमें पूरी गुंजाइश है जी। लोन के बारे में काफ़ी चीज़ें हुई जो सस्ती हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसका प्रतिशत ब्याज दर काफ़ी कम की गई है युवाओं के लिए। हाँ जी। ये अभी इस बजट में युवाओं के लिए 10 लाख तक के लोन पर 60% ब्याज का अनुदान का उन्होंने प्रावधान रखा है जी। और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की उन्होंने बजट अलग से एलोकेट किया है जी।
और साथ ही राजस्थान लखपति दीदी के लिए जो पहले लोन की ऋण की सीमा 1 लाख थी उसको बढ़ा के 1.5 लाख किया है। और जो नए स्टार्टअप्स है उनके लिए मेंटरशिप और स्केलिंग के लिए भी अलग से इन्होंने फैसिलिटी सेंटर बनाने का प्रावधान किया है। युवाओं के लिए सर कुछ विशेष आपको लग रहा है? युवाओं के लिए सर ने बता दिया है, हालांकि अच्छी फैसिलिटी है, पर 10 लाख मेरे हिसाब से बहुत कम सीमा है। आजकल कोई व्यवसाय शुरू करना, दुकान शुरू करना या ट्रेडिंग का व्यवसाय या सर्विस सेक्टर में, तो और इसमें राहत की गुंजाइश थी। साथ ही मैं आपके माध्यम से एक कहना भी चाहूँगा कि अगर कोई छोटा मोटा स्टार्टअप या इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट का जो रिप्स प्लान है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024, उस और ज़्यादा अभी ओरिएंट कर रही है, उसको IFMS से उसको मिला भी रही है। तो उसमें हैं छूटे, काफ़ी छूटे हैं, तो रिप्स में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रिप्स में अगर कोई नया उद्योग लग रहा है, एग्जिस्टिंग उद्योग है, तो उसमें अगर कोई आप इन्हांसमेंट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्ट जोड़ रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। और लघु उद्योग के लिए भी है। तो रिप्स में उन्होंने अगर कोई ज़मीन वगैरह लेते हैं तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में 100% राहत है, प्लस SGST जो यहाँ का लोकल सेल होगा उसमें 75% की राहत है SGST में। बिजली के बिल में शायद लगभग जो उनकी फीस होती है, पूरा यूनिट तो नहीं, पर इलेक्ट्रिसिटी की जो फीस होती है उसमें 100% एग्जम्पशन है। तो कुछ छुट्टियाँ जो सारी इंडस्ट्रीज को मिल रही है वो डूंगरपुर को मिल रही है। हाँ, पर ये जो आपकी बात से वापस मैं पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूँ, TSP एरिया पिछड़ा इलाका है, तो इस एरिया के लिए कुछ विशेष योजनाएं उद्योग के बढ़ावे के लिए जरूर होनी चाहिए थी। हाँ, जैसे आप गुजरात में जाएंगे तो दमन और वहाँ पे काफ़ी शायद टैक्स वैक्स काफ़ी कम लगते हैं। तो हमारा ये जो इलाका है, हालांकि नौकरियों में और एजुकेशन में तो हम लोग को काफ़ी चीज़ें मिल रही है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इंडस्ट्री में जो चीज़ें होनी चाहिए वो इतनी यहाँ पे TSP के हिसाब से नहीं मिल पा रही है जी। सोलर एनर्जी की और गवर्नमेंट को सर काम करना चाहिए। राजस्थान में अगर ये गुजरात ने इसमें अभी बहुत, आपने दमन की बात निकाली इसलिए कहूँ क्योंकि वहाँ भी बड़े प्लांट में 1-2 प्लांट तो मैं देख के भी आया हूँ। सोलर एनर्जी के बहुत बहुत बड़े बड़े प्लांट वो लग रहे हैं और राजस्थान में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है और अपने इस एरिया में भी है जी। एक सर मैं सर ने जैसे कहा कि सोलर, हमारे यहाँ पे पहाड़ काफ़ी हैं, हिल्स काफ़ी हैं, तो आपको लगता है कि जो हवाई चक्की या जो कहते हैं वो यहाँ पे कुछ सर की किया जा सकता है इंडस्ट्री के लिए? इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये सोलार के लिए ही ज़्यादा फिजिबल है, विंड एनर्जी के लिए ये फिजिबल नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसी स्टडीबल हो चुकी है। पंचाल साहब, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी महिला हैं और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर राजस्थान की, मतलब केंद्र की, वो भी महिला हैं और हमारे राजस्थान की भी फाइनेंस मिनिस्टर लेडी हैं दिया मैडम। तो महिलाओं के लिए किस तरह के आपको लगता है? ये मुझे तो ठीक लग रहा है बजट, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं, और क्या कुछ किया जा सकता था? निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए तो उन्होंने जो स्कीम्स निकाली हैं वो बढ़िया हैं जी। बच्चियों के भी निकाली है, काफ़ी छात्रवृत्ति के लिए भी निकाली हैं, बहुत सारी स्कीम उन्होंने निकाली है क्योंकि वो युवा वाले पोर्शन में ही उन्होंने कहा रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना 150 महाविद्यालय में, जिसमें 25,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। और बाकी कई चीज़ें उन्होंने जैसे लैपटॉप वगैरह के ई-वाउचर 20,000 तक देंगे और छोटी छोटी योजनाएं उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए, और उसके लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी वाली बात सर ने, आदरणीय प्रहलाद जी ने बताई दी है जी। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मैं इसके बारे में एक जरूर कहना चाहूँगा कि जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप थे जी, और इनमें इंडिविजुअल भी उन्होंने शामिल कर दिया, उसमें भी उन्होंने ऋण की सीमा जो 50 लाख थी उसको बढ़ा के 1 करोड़ तक कर दी है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है महिलाओं के लिए। और 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण होगा, वो भी उनके थ्रू ही होगा। और जो 7,500 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ लगभग महिलाएं हैं, और नंद घर के रूप में उसमें भी 225 करोड़ रुपया वो करेंगे। किशोर बालिका योजना, वो भी लगभग 27 जो ब्लॉक है उसमें 50,000 से अधिक बालिकाएं उसमें लाभान्वित होंगी। तो उन्होंने निश्चित तौर पर प्रयास किए हैं और महिला सशक्तिकरण का एरा चल रहा है और महिलाओं के लिए जितना करो कम है, होना चाहिए। और कृषि बजट के बारे में आप कुछ बता सकेंगे? किसानों के लिए बजट वो कैसा लग रहा है पंचाल साहब आपके हिसाब से? सर, किसानों के लिए शायद 1,19,408 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बिल्कुल जी। तो इनके
बजट में मैं देखूं तो कुल बजट का लगभग 11.36% है कृषि बजट। हालांकि उन्होंने वृद्धि की है, पहले 7.59 था जी। तो खैर ये वृद्धि बिल्कुल स्वागत योग्य है। बात फिर वही आती है सर कि किसानों के लिए बजट में खैर वृद्धि, पर उसकी कोई प्रॉपर योजना अभी इस बजट में मुझे तो नहीं दिख रही है। बाकी किसानों का अगर अपन देखा जाए तो किसानों की हालत पिछले लंबे समय से अपन देख रहे हैं, खाद के लिए लड़ रहे हैं, बीज के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा ठीक है बजट अपनी जगह है, पर इन सुविधाओं का इम्प्लीमेंटेशन एक प्रॉपर तरीके से हो। किसान का हक है कि उसको खाद समय पे मिले, किसान का हक है कि उसको बीज समय पे मिले, किसान का हक है कि उसको पानी समय पे मिले। तो ही तो हम सब जो खा पी रहे हैं वो पूरा किसानों के मेहनत से ही है सारा। तो उनका बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किसान को जब तक, जैसे बीच में गवर्नमेंट ने एक सोलर पंप की स्कीम निकाली थी जी, तो सोलर पंप बहुत अच्छी स्कीम चली, पर उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं हुई और जो इक्विपमेंट आए वो भी उस क्वालिटी के नहीं थे। तो कई जगह तो बहुत अच्छा चला और फिर बाद में जाके किसानों को इसमें भी तकलीफें आने लग गई। तो इस बजट में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हुआ है वो है सड़कों की महादशा, पुल्स और ये तमाम चीज़ें, और 27,860 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस और सबसे ज़्यादा जो बजट दिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया हुआ है जी। इसमें एलिवेटेड रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज़ के और एक्सपेंशन है, स्टेट हाईवेज़ हैं। इस पर करीब 1,800 करोड़ रुपए का बजट दिया है। साथ ही इसमें जो मिसिंग लिंक रोड है उन पर भी उन्होंने काफ़ी फोकस किया है जी। उनके रिपेयरिंग और जो क्षतिग्रस्त रोड हैं उनको भी उनके लिए अलग से बजट एलोकेट किया हुआ है जी। लॉजिस्टिक पार्क जो बनाए हैं उन पर जो रोड डेवलपमेंट है उसके लिए भी अलग से बजट इन्होंने करीब 500 करोड़ रुपए दिया है उसमें। अब आगामी 2 वर्षों में इनका इस बजट में 1000 किलोमीटर की लंबाई से अधिक की सड़कों को राज्य मार्ग और 2000 किलोमीटर लंबाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मार्गों से में क्रमोन्नत करने का किया है जी। सलूम्बर से लेके शायद रतलाम तक या मंदसौर तक नेशनल हाईवे बनाने का प्रयोजन है शायद। ये जो अभी जो दिया है 27,860 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा हाईलाइट यही है इस राजस्थान के बजट का। उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर अच्छा देखो, बेसिक किसी भी स्टेट का जो डेवलपमेंट है या वो स्टेट अगर डेवलप्ड स्टेट में बदले उसके लिए ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है परिवहन की होती है, जो रोड की होती हैं, क्योंकि आदमी को चाहिए क्या, सड़क, पानी और बिजली जी। तो बहुत अच्छा काम सड़क पे हुआ है और मैं तो अप्रिशिएट करूंगा। और सरकार जो बजट उन्होंने प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल वापस वही बात धरातल पर दिखे और सड़कें बने और राज्य हमारा राजस्थान प्रगति की ओर बढ़े, ऐसी मंगल कामना है। एक स्टेटमेंट है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि वो कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख से पार हो जाएगी या हो गई है, और 5 लाख नौकरियां देनी थी, उसमें से 1 लाख। और किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी गांव के, किसी भी जगह के लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी पहलू होता है। तो आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर इस बजट में क्या कुछ दिया है सरकार ने? एम्प्लॉयमेंट के लिए सर उनके प्रयास बिल्कुल सराहनीय हैं जी। अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबका एक नारा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जाएं। जी। नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां हैं, मैं युवाओं को भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे काम हैं जो आप एज ए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके से कर सकते हैं और अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अपन ये कहें कि रोजगार के स्तर पे तो खाली सरकारी नौकरी देना ही रोजगार मैं नहीं मानता हूँ। तो गवर्नमेंट का इसमें ओवरऑल प्रयास अब यही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाए युवाओं को, और जितने युवा उद्यमी हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाए किसी न किसी रूप से, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ एम्प्लॉयड बने। तो उस और जरूर सरकार का ये बजट में मानता हूँ कि थोड़ा उम्मीद से भरा है। जी। आप किसी और विषय पे बात करना चाह रहे थे? नहीं, इसमें कुछ भर्तियों के लिए भी प्रावधान इन्होंने किए हैं।
एक इन्होंने मेंटरशिप का एक अलग से मेंटल मेंटरशिप के अलग से कुछ प्रोग्राम किए हैं, तो वहाँ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगी। ये एक नया फील्ड है जिसमें मेंटल मेंटरशिप के ऊपर फोकस किया है। समझा साहब, हमारे राजस्थान के जो मेन इनकम सोर्सेज हैं, एक तो खनिज और वो पर्यटन हमारे लिए सबसे बड़ी है। और क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैडम दिया कुमारी, वो उनके पास भी ये डिपार्टमेंट है और बेसिकली भी उनका पूरा परिवार ही पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो ये पर्यटन को लेके बहुत सारी चीजें दी गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा है ये पर्यटन के लिए भी उन्होंने एक तो खुड़ी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन जी STZ और कुलधरा में पर्यटन केंद्र बनाएंगे जी। उसके अलावा भरतपुर में भी ब्रिज कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं लगभग 100 करोड़ का जी। और शेखावटी की जो हवेलियां हैं उनके संरक्षण के लिए उन्होंने झुंझुनू, चूरू, सीकर उसमें लगभग 660 चिन्हित स्थल हैं जहाँ हवेलियां हैं। उनके हेरिटेज की साफ सफाई, बेसिक सुविधाएं और पर्यटक उनमें कैसे बढ़े उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और कई जगह एक इन्होंने थार संस्कृति सर्किट बनाने का, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर उसको शामिल करते हुए एक पूरा कॉरिडोर बना रहे हैं वो जी। और इस तरह से उन्होंने टूरिज्म, देखो राजस्थान की इकोनॉमी अपन देखें तो पड़ोस का ही अपना जिला उदयपुर देखें जी, तो आज पर्यटन का गढ़ बन गया है। और मैं मानता हूँ विश्व पटल पे जितने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कई सेलिब्रिटीज आई हैं, तो पर्यटन अपने आप में इस मॉडर्न युग में बहुत बड़ा आय का स्रोत भी है। और वो पर्यटन एक ऐसा है कि जिसमें छोटे छोटे आदमी तक भी उसकी रेवेन्यू पहुंचती है जी। तो पर्यटन पे जो काम कर रही है सरकार वो तो खैर स्वागत योग्य है। पर ऐसे पर्यटन के केंद्र जहाँ कोई विशेष, जैसे मैंने उदयपुर का बताया कि जहाँ पर विशेष तरह का पर्यटन आकर्षित है, तो उस तरह की सुविधाएं जरूर। प्लस एक पड़ोस का स्टेट देखे तो अपन कहते हैं मेडिकल टूरिज्म जी। हाँ। तो राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। और जो जयपुर में लगभग 100 करोड़ का जो उन्होंने मेडिकल टावर बनाया है जी, तो उसकी फैसिलिटीज भी ऐसी हो कि राजस्थान में हालांकि कई लोग बाहर से आ रहे हैं कुछ विशेष डिजीज के लिए और उनके लिए जी, तो वो भी एक बहुत बड़ी संभावना हेल्थ और टूरिज्म दोनों को जोड़ते हुए की जा सकती है और सरकार उसकी तरफ देख सकती थी। रूरल टूरिज्म के ऊपर भी इस बजट में इन्होंने अलग से प्रोत्साहन के लिए कुछ प्रावधान किए हैं। भरतपुर में इन्होंने ब्रज कन्वेंशन सेंटर का जो निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है, तो उसमें भरतपुर क्षेत्र में जो रूरल टूरिज्म होगा जी, उसको बढ़ावा मिलेगा इससे। जी जी। हमारे डूंगरपुर के लिए बजट कैसा है, आपको क्या लग रहा है, क्या चीजें होनी चाहिए थी? सर डूंगरपुर के लिए कोई विशेष ऐसी चीज तो अलग से मिली नहीं है जी जी। पर ठीक है, मैं एक क्योंकि मैं सागवाड़ एरिया से हूँ और पास में खड़गदा मोरन नदी से है और वहाँ पे हमारे राम कथावाचक आदरणीय कमलेश जी शास्त्री के बहुत जबरदस्त प्रयास रहे, तो 100 करोड़ रुपया उसके डेवलपमेंट के लिए दिया है। मोरन नदी के लिए बहुत स्वागत योग्य है। बेणेश्वर जो हमारी सबका आस्था का केंद्र है, पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश की आस्था का केंद्र है, और वहाँ पे भी उन्होंने बजट एलोकेट किया था। उन दोनों बजट का मैं स्वागत करता हूँ। बाकी कोई बड़ी विशेष उपलब्धि और किसी सेक्टर में कोई मुझे कहीं दिख नहीं रही है जिसका मैं डूंगरपुर के लिए वेलकम करूँ, और डूंगरपुर में कोई ऐसी चीज़ अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आई इस बजट में। जी। एक होता ना कि बजट में या घोषणाएं भी होती हैं कि बिछीवाड़ा में ये स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, ये पंचायत समिति वहाँ खोली जाएगी, ये चीज़ें मतलब कहीं दिखी नहीं प्रशासन को लेके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो इस बजट में तो शायद कहीं पे भी नहीं है कि यहाँ भी ये खोला जाएगा, प्रमोट किया जाएगा कि कॉलेज खोले जाएंगे, वो स्टेट वाइज डेवलपमेंट का कुछ खोला जाएगा। स्टेट वाइज इन्होंने जो भी एलोकेशन के स्टेट वाइज किए हैं, डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई स्पेशल अलग से कोई स्कीम नहीं है। अब ये जो स्टेट वाइज एलोकेशन है उसमें राजस्थान को कितना क्या मिल रहा है ये अभी जब डिटेल आएगी वो तो हमारे सेंटर को, तो सेंटर ने हमको दिया शायद डूंगरपुर में एक आधी वो बालिका छात्रावास की इस तरीके का कुछ है, बाकी कुछ है ही नहीं हमारे डूंगरपुर के लिए तो। और जनजाति को लेके भी ऐसी कुछ स्कीम्स बताई नहीं है। और डूंगरपुर में पर्यटन का जैसे आपने पूछा था, तो पर्यटन
कॉरिडोर की पहले पूर्व बजटों में घोषणा हो चुकी थी, जिसमें बेणेश्वर के लिए भी हो चुकी थी, मानगढ़ धाम के लिए हुई थी। तो मानगढ़ धाम में काफी काम हुआ है और वहाँ पे पर्यटन बढ़ा भी है। और एक और आस्था का केंद्र जो बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, उसके कॉरिडोर की भी घोषणा हुई, पर उसमें आगे कोई क्रियान्विति मेरे ख्याल से हो नहीं। और डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है। डूंगरपुर भी पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है, तो सरकार जरूर इसी ओर ध्यान दे। तो मैंने किसी को राय भी दी थी कि यहाँ पे ट्राइबल टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बन सकता है, जो ट्राइबल्स की जो हमारे कल्चर और जो चीजें उनको डेवलप किया जाए। बाहर से जो गुजरात से लोग आते हैं, बीच में तो हमारे गुजरात से बहुत सारे लोग डूंगरपुर में आने लग गए थे, तमाम चीजें। एजुकेशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको हमने अभी तक कवर किया नहीं। तो एजुकेशन के बारे में इस बजट में क्या कुछ दिया गया है, खास करके शायद स्किल डेवलपमेंट के लिए या दूसरी कुछ चीजें, कुछ कॉलेज खोली गई हो ऑल ओवर राजस्थान में? ऑल ओवर राजस्थान में कुछ स्कूलों का प्रमोशन, कुछ स्कूलों में शंका है, जैसे जहाँ जहाँ जरूरी है, जहाँ साइंस चाहिए साइंस दी है कुछ। पर एजुकेशन पॉलिसी में भी कोई ऐसा विशेष कोई बदलाव मैंने जो ओवरऑल बजट पढ़ा, क्योंकि हम तो वैसे बेसिकली तो टैक्सेशन साइड के हैं, पर एक बजट इंटरेस्ट होता तो पढ़ते हैं। पर शिक्षा क्षेत्र में भी कोई ऐसा बड़ा बदलाव मुझे नजर नहीं आया। हालांकि इसके लिए कोई शिक्षाविद जरूर अच्छा सुझाव दे सकता है और बता सकता है। पर इसमें मुझे जो मैंने एट ए ग्लांस पढ़ा, तो उसमें मुझे ऐसा कोई अट्रैक्टिव नहीं लगा कि जिसको मेरे को यहाँ कोट करना चाहिए। जी सर, प्रहलाद जी आप क्या कहना चाहेंगे, या कोई पॉइंट जो मैंने कवर नहीं किया वो बताना चाहें? ना, पंचाल साहब ने बिल्कुल बराबर कहा है, कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है नहीं इसमें जो जिसका सीधा लाभ इस क्षेत्र को मिल रहा। जी पंचाल साहब, तकरीबन हमने हर चीज़ को कवर कर लिया। एम्प्लॉयमेंट की बात है, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की। अब मैं चाहूँगा कि आप पूरे बजट को विश्लेषित करें। 4 या 5 मिनट आप दोनों को 5-5 मिनट में दूंगा, पूरी तरह से डिटेल में। पूरी तरह से सर बजट का वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं जी। बजट को अपन अगर देखें तो ठीक है। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो क्या कुछ चेंजेस लाते? आपके मुंह में की शक्कर। मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो जरूर, क्योंकि मैं तो पहले टैक्सेशन फील्ड की ओर हूँ और टैक्सेशन को जरूर देखता, क्योंकि जो जिसका फील्ड होता है उसमें उसको थोड़ी सी एक्सपर्टीज होती है, तो वो उस फील्ड में जरूर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। पर अफसोस क्योंकि जीएसटी काउंसिल के पास चला गया है, तो उसको कोई ज्यादा चेंजेस के नहीं है स्कोप। हाँ, पेट्रोल डीजल को वेट की दरों को लेकर जरूर, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सारी चीजों पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो उनकी रेटों को जरूर न्याय संगत होना चाहिए पास की स्टेट्स को देखते हुए, तो जरूर उस पर विचार करता, क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन है अभी भी वेट की रेट्स, तो वेट की रेटें जरूर कम होनी चाहिए थी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके बहुत कुछ किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे सरकार अभी सड़क पे काम कर रही है, वैसे ही हालांकि इसमें हम एक चीज कहना भूल गए कि इन्होंने वाटर मैनेजमेंट पे, जल संसाधन पे भी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है, हर घर नल योजना। और सबसे बड़ी बात देखो साहब, बजट तो बनते रहते हैं, बजट आते रहते हैं, उसकी क्रियान्विति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि आपकी जो पहले की घोषणाएं हैं बजट में, उसकी रिपोर्ट सरकार को हर बजट वैसे तो पेश करती है, पर मैं तो मानता हूं कि जिला स्तर पर, हर जिले पर ये रिपोर्टिंग हर महीने आम पब्लिक को जानी चाहिए कि आपके जिले को इस महीने, मतलब इस पूरे बजट में ये मिला था, इसमें हमने इस महीने ये काम कर दिया इस महीने। तो उसकी क्रियान्विति पे जरूर सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। बाकी इंडस्ट्रीज को लेके अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडस्ट्रीज में कई ऐसी प्रमोशनल स्कीम्स जो वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज है उनको किया जा सकता है। एजुकेशन में आपको कह चुका हूँ कि भाई उसमें मैं अभी नील हूँ, क्योंकि वो शिक्षाविद से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसकी और उस फील्ड की ओर कभी सोचा नहीं, क्योंकि ये तो हमारे से मिलते जुलते और लगते हुए फील्ड है, इसलिए उसमें कुछ बोल पा रहे हैं। बाकी हमारा एक्सपर्टीज तो फाइनेंस और टैक्सेशन ही है। पर फिर भी अपन डूंगरपुर जिले को देखें और उस बजट को, पूरे राजस्थान के बजट को विश्लेषण न कर डूंगरपुर को क्या मिला उस पर ज्यादा अगर ध्यान देवें, तो बेणेश्वर और खड़गदा मोरन नदी के अलावा बाकी कुछ विशेष इसमें दिखा नहीं, और बहुत कुछ हो सकता था। तो या तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिथिलता कहूं, या सरकार इस क्षेत्र को देख नहीं रही है। अगर नहीं देख रही है तो बहुत दुखद बात है। तो इन चीजों पे जरूर काम करना चाहिए। और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डूंगरपुर का भी अपन देखें तो सड़कें अब काफी हद तक अच्छी हो चुकी हैं जी। और वाटर मैनेजमेंट के लिए भी काफी काम हो रहा है। बिजली पे जरूर सरकार को बहुत अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि अभी
ठीक है, सर्दियों का टाइम था, अभी बिजली की कटौती नहीं थी, पर मेरे को लगता है कि बस आने वाले 15-20 दिनों के में जो स्पेशली जो हमारा पिछला इलाका है, तो गाँव में तो मुश्किल से 6 घंटे 7 घंटे वो मिलती है, और एग्रीकल्चर के लिए मुश्किल से वो 6 घंटे बिजली देते हैं 7 घंटे के लिए। तो उस पर बहुत बड़ा काम करना चाहिए सरकार को। और सोलर एनर्जी पे मैंने आपको कहा था कि सोलर एनर्जी पे बहुत बड़ा काम सरकार द्वारा किया जा सकता था, कि सोलर एनर्जी पे काम अगर होता तो निश्चित तौर पर पूरे स्टेट को बेनिफिट मिलता और डूंगरपुर को भी बेनिफिट मिलता। जी सर। थैंक यू सर। सर आप कैसे विश्लेषित करेंगे टोटल बजट पूरा? इस बजट में हर आदमी को अपने लिए क्या बेनिफिट वो खोजना पड़ेगा। सरकार ने सीधा लाभ ना देकर के एक जनरल स्कीम्स डिक्लेयर कर दी है, तो उसमें आपको स्पेसिफिक फील्ड से अगर कोई बेनिफिट लेना है तो आपको खुद को तलाशना पड़ेगा। जैसे अगर फूड डूंगरपुर ज़िले की बात करें तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को लेकर के इन्होंने जो घोषणा करी है, तो उसका लाभ हम इस क्षेत्र में ले सकते हैं। वो किस तरह से लेना है, वो यहाँ के जो उद्यमी हैं या जो जिला उद्योग केंद्र वाले हैं, उनको स्पेशल प्रोग्राम चलाना चाहिए कि ये बजट उनके लिए किस तरह से यूज़फुल हो सकता है। जी जी। कई बार जनरल अवेयरनेस नहीं आ पाती है ग्राउंड लेवल पे बजट की, तो ऐसी संभावना है इस बजट में कि कुछ निकाला जा सकता है क्षेत्र के लिए। केंद्र के बजट की अगर हम बात करें तो कितनी छाया दिखती है अब हमारे इस बजट पे? कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट किया हो या फिर उसके कुछ प्रभाव दिख रहा है आपको सेंटर? देखो सर, निश्चित तौर पर हर स्टेट गवर्नमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का प्रभाव रहता है, वो पहले भी आता है जी। और जो चीज़ें उसमें अच्छी होती है वो हर फाइनेंस मिनिस्टर चाहता है कि इम्प्लीमेंट हो। और यहाँ सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट का नारा ही डबल इंजन का है। जी। तो निश्चित तौर पर उस इंजन के जो सेंटर का इंजन है उसके साथ स्टेट का इंजन जुड़ा है, पूर्णतः इसका प्रभाव इस राजस्थान के बजट पर है। वो उसकी मैं जैसे 2047 का विजन लेके जो आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं मोदी जी, वो भी बजट के भाषण के दौरान मैडम ने भी जिक्र किया था, दिया कुमारी मैडम ने, हमारे एफएम ने। तो निश्चित तौर पर छाया तो है ही है सेंट्रल बजट की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन शायद बजट से नहीं है, आजकल जो सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है वो सोना चांदी को लेकर तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये किस तरह से स्थितियाँ, हालांकि सब आगे से होता है लेकिन आम जनता की एक चिंता है, जो सबसे बड़ी चिंता यही है सर। सोना चांदी की जो रेट है वो एक्चुअल में इंटरनेशनल मार्केट पे ज़्यादा डिपेंड करती है जी। और इंटरनेशनल मार्केट अपन देखें तो अभी कहना नहीं चाहिए, पर ट्रम्प ऐसा है कि उन्होंने भूकंप ला दिया है सब जगह। तो वो कभी कुछ क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल का जो मार्केट है, क्योंकि इन्वेस्टर जो हैं पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड वो इन्वेस्ट करने लग गए हैं इन प्रीशियस मेटल में, गोल्ड और सिल्वर में। अभी मैंने सुना शायद तांबे का भी कुछ, तांबे का भी कर रहे हैं, सभी मेटल्स में। पर ये स्पेशली क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको स्टोर आसान है, खराब नहीं होता है जी, और लंबे समय तक रख सकते हैं। ये सिल्वर और ये गोल्ड की स्पेशलिटी है, और ज्वेलरी में भी एक इंटरेस्ट सबका रहता है जी। तो वो सोने में इन्वेस्टमेंट सब लोगों का बढ़ने की वजह से, और जो मार्केट था, शेयर मार्केट कहें, इक्विटी का कहें, और बाकी दूसरे कुछ मार्केट का है, इंटरनेशनल लेवल के जितने मार्केट के हैं, लोगों ने वहाँ से पैसा निकाल के गोल्ड और सिल्वर में लगाना शुरू कर दिया। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक हाइक आ गया है। चांदी हालांकि वापस गिर गई, सोना भी लगभग अभी 150 से लेके 160 अभी स्टेबल चल रहा है, एक महीने से, बीच में तो काफी हो गया था। पर अब ये सब कुछ डिपेंड करता है इंटरनेशनल लेवल का जो मार्केट है। अब जब तक जो वैश्विक भौगोलिक परिस्थितियां हैं और वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां वो नियंत्रण में नहीं आएंगी, मेरे ख्याल से इनकी कॉस्ट नियंत्रण में नहीं आएंगी। ट्रम्प थोड़े से ढीले पड़े हैं, उसके बारे में तो आपको लगता है कि चीजें नीचे आएंगी अब? नहीं, एक्चुअली जहाँ तक ये गोल्ड और सिल्वर का जो रेट्स में जो उठापटक हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण एक इंस्टीट्यूशनल बायर जो हैं वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी डॉलर को लेकर के चल रही है, तो
गवर्नमेंट लेवल पर जैसे चाइना है, जी भारत है, कनाडा है, सब लगभग सभी फॉरेन कंट्रीज या जो भारत है उसमें भी अपनी बाइंग गोल्ड में बढ़ा दी है। जी डॉलर यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड थे वो लिक्विडेट करके अच्छा और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। जी तो वो भी एक बड़ा कारण है इसके रेट्स बढ़ने का। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। धन्यवाद सर। ये एक कुछ लाइनें जो मैडम ने कोट की थी वो मैं भी कर रहा हूँ, जी। बहुत अच्छी लाइनें लगी मुझे। जी जी और इस पे सरकार को खुद ध्यान देना चाहिए जी कि राह में मुश्किल होगी हजार, जी। राह में मुश्किल होगी हजार, जी। तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, जी। तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों को। थैंक यू वेरी मच।